हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 2 करेंगे, दैट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण। ठीक है, इसके पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं और उसमें हमने सारे एक्ट देखे हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आते थे और जो बाकी एक्ट्स जो क्राउन रूल के अंडर आते हैं। ठीक है, जो लास्ट एक्ट हमने देखा था वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, है ना। देयर इज अ करेक्शन इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर। वहाँ पे मैंने बताया था कि जब कैबिनेट मिशन आया तो मुस्लिम लीग ने उसके बाद हो रहे इलेक्शन को बॉयकॉट किया। नहीं, उन्होंने इलेक्शन बायकॉट नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने इलेक्शन के बाद उसके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली थी उसको उन्होंने बायकॉट किया था। ठीक है, सो प्लीज़ आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। नाउ आज हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हमारा है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना। ठीक है, क्या क्या फेजेस आए उसमें, किस तरीके से, कितने दिनों में, कितनी मेहनत के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? वो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी कि ये जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहाँ से उठने शुरू हुई और कब उठने शुरू हुई। ठीक है, तो यहाँ मैंने ईयर वाइज सारा कुछ लिख रखा है, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले जो डिमांड उठी थी वो उठी थी 1934 में। और वो किसके थ्रू उठी थी? वो एम.एन. रॉय करके एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उनके थ्रू ये डिमांड उठी थी कि हमारे यहाँ पे भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हुआ 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सामने रखी। किसके सामने? ब्रिटिशर्स के सामने। ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट ईयर है विच इज 1938। इस दिन क्या हुआ, इस समय क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, फिर से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। साथ ही साथ इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कही उसमें, और वो इम्पॉर्टेंट बातें ये थी कि जो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो यहाँ के लोग ही, यानी कि इंडियंस ही बनाएंगे। और वो जो इंडियंस बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, उनको यहीं के लोग ही इलेक्ट करके लाएंगे। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस होने चाहिए और वो एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्ट होके आए। कौन? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर होंगे। और इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी का भी इंटरफेयर, किसी का भी मतलब ब्रिटिशर का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी। ठीक है, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये, इसी समय ना 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि जो ब्रिटेन है, ये जो ब्रिटिशर्स हैं कह लीजिए, ये एक समय में 2 चीज़ों में परेशान थे। एक तो वर्ल्ड वॉर 2 से परेशान थे और दूसरा आप समझ सकते हैं कि इंडिया में भी जो आज़ादी के लिए डिमांड थी, डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों से क्या हुआ था, ये घिरे हुए थे। साथ ही साथ इन ब्रिटिशर्स को इंडिया का साथ चाहिए था, किसमें? वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मांग आ रही थी, सो समहाउ दे हैव एक्सेप्टेड दैट डिमांड। ठीक है, लेकिन उसमें भी उनकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती थी, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए था इंडिया का इन द वर्ल्ड वॉर 2। इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को क्या किया, वो मान लिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ कंडीशन भी लगाई। तो उसी से रिलेटेड जो सबसे पहली चीज़ की, उन्होंने 1940 में ऑगस्ट ऑफर उन्होंने भेजा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी उसके लिए उन्होंने एक ऑफर भेजा जिसमें कि कुछ चीज़ें मेंशन थी। तो बेसिकली जैसा कि ये डिमांड किया जा रहा था बाय जवाहरलाल नेहरू जी, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं दे रहे थे। ठीक है, उसमें वो कुछ चेंज करके दे रहे थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो वॉइसरॉय की काउंसिल, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि वॉइसरॉय की काउंसिल हुआ करती थी। ठीक है, और उसमें अब इन्होंने कहा कि हम उसमें मेंबर्स को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मेंबर्स मतलब कौन से मेंबर? इंडियन मेंबर्स को। ठीक है, सो व्हाट दे हैव टोल्ड कि दे विल इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियंस इन द वॉइसरॉय काउंसिल। तो जाहिर सी बात है, दे विल आल्सो बी एबल टू टेक सम डिसीजंस, है ना। नाउ अब उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कहा, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि ब्रिटिशर्स ने, या फिर इस पर्टिकुलर ऑफर में ऐसा भी कहा गया
कि माइनॉरिटीज़ को किसी चीज़ से यहाँ पे डर नहीं होना चाहिए, या फिर माइनॉरिटी को उन्होंने ये एश्योर कराया कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम जो पावर है वो किसी ऐसे के हाथ में नहीं देंगे जो माइनॉरिटी के बेनिफिट्स का, उनके हितों का ख्याल ना रख सके, ठीक है, या उनके राइट्स का ख्याल ना रख सके। तो इससे क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस चीज़ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ ये इंडिकेशन जा रहा था कि ये आगे चल के हो सकता है कि पार्टीशन पार्टीशन का रूप ले सकता है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि दो पार्टीज थी यहाँ पे जो मेजर पार्टीज थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग, ठीक है। शुरुआत में तो ये दोनों आपस में साथ साथ ही इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन बाद में हुआ ये कि मुस्लिम लीग अपना एक अलग पाकिस्तान चाहने लगा, वो अपने एक अलग पाकिस्तान की डिमांड करने लगा। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पे इंडिया का जो है पार्टीशन हो, ठीक है। तो दोनों के जो ख्यालात थे, बोलना चाहिए दोनों के जो थॉट्स थे वो मिल नहीं रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टीशन नहीं चाहती थी, मुस्लिम लीग हर हालत में पार्टीशन चाहती थी। और ब्रिटिशर्स का ये भी कहना था यहाँ पे तब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के नहीं देंगे जब तक कि जो सारी की सारी यहाँ पे मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे आगे एग्री ना हो जाए, ठीक है। यानी कि किसी एक मत पे आगे उनको एग्री होना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी वो उनको पावर ट्रांसफर करेंगे या फिर यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो खैर अल्टीमेटली हुआ ये, इस ऑगस्ट ऑफर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। देखिए, इसका इंटेंशन ये भी था कि ये ऑफर दे के ब्रिटिशर्स यहाँ से क्या चाहते थे, यहाँ से इंडियंस को ले जाना चाहते थे टुवर्ड्स दी वर्ल्ड वॉर 2। सो ये 1940 की बात हुई। इसके बाद हम आते हैं 1942 में, जब यहाँ पे क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। क्रिप्स प्रपोजल आया या क्रिप्स मिशन आया। अगेन इसमें फिर से वही बातें थी कि भाई आप हमको सपोर्ट करो, आप हमको वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करो, यानी ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि यू सपोर्ट अस इन द वर्ल्ड वॉर 2। किससे कहा? इंडियन से कहा। और इसके बदले हम आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, ठीक है। लेकिन क्रिप्स मिशन से भी, क्रिप्स प्रपोजल से भी दोनों ही पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहमत नहीं थे, और इसको भी उन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अगला मिशन आया वो था कैबिनेट मिशन, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता रही थी, है ना। तो कैबिनेट मिशन क्यों? क्योंकि इसमें 3 मेंबर्स थे, जो ब्रिटिशर्स के 3 कैबिनेट जो मेंबर्स थे वो इसमें आए थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन के बारे में डिटेल में हम हिस्ट्री के जब लेक्चर करेंगे तब देखेंगे। तो ये मैं आपको बता रही थी कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया। सबसे पहले आप ये समझिए कि कैबिनेट मिशन भी कभी ये नहीं चाहता था कि इंडिया का बंटवारा हो, यानी कि वो पार्टीशन के फेवर में नहीं था कैबिनेट मिशन, ठीक है। खैर, इन्होंने यहाँ पे आके 1946 में आए और सभी पॉलिटिकल पार्टियों से बात की, और उसके बाद अपने कुछ रिव्यू या एज अ रिजल्ट उन्होंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, ठीक है। तो इससे कुछ हद तक जो है दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हुए? सहमत हो गए। देखिए, मुस्लिम लीग के सहमति का ये कारण था, यानी कि वो क्यों सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन है उन्होंने कुछ इस तरीके का प्लान बनाया था कि इंडिया को ABC 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 ग्रुप्स में रादर विशुद्ध से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद ये ग्रुप बाद में आगे चल के अपने पर्टिकुलर जिस पेरेंट कंट्री में है उससे वो अलग हो सकते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? मुस्लिम लीग को ये ऐसा लगा कि शायद हम आगे चल के अपना एक अलग पाकिस्तान बना सकते हैं, इसीलिए वो क्या हो गया? इससे एग्री हो गए, ठीक। तो कैबिनेट मिशन के बाद ही क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्शन हुए अराउंड जुलाई 1946 के अराउंड। यहाँ पे जो इलेक्शन हुए, कौन से प्रोविजनल इलेक्शन जो होने थे वो हुए, ठीक है। तो अब क्या हुआ? जब ये इलेक्शन हुई तो हम सीट कैसे डिसाइड करेंगे? तो टोटल यहाँ पे जो सीट थी वो 389 सीट थी, ठीक है। आगे सीट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थी? देखिए, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि यहाँ पे प्रिंसली स्टेट थे और प्रोविंसेस थी, ठीक है। यानी कि जिस पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली रूल था वो प्रोविंसेस, और जो राजा महाराजाओं के अंडर थी, यानी कि वो जो अपने एक पर्टिकुलर एरिया में, अपने एक पर्टिकुलर स्फीयर में राजा महाराजा अपना हुक्म चला सकते थे, अपने रूल्स बना सकते थे, वो थे प्रिंसली स्टेट, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं था, बट वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं था। तो अब हुआ ये कि इनमें से टोटल 389, यानी कि प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस से, गवर्नर प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस से टोटल 389 सीट्स लाई गई, ठीक है, सिलेक्ट की गई, ठीक है। अब देखिए, ये 389 जो सीट थी ना, ये बेसिकली पॉपुलेशन के बेसिस पे थी, यानी कि हर 10 लाख पॉपुलेशन पे
एक सीट डिसाइड की गई। इसका मतलब ये नहीं था कि एक प्रोविंस से सिर्फ एक सीट आ रही है या सिर्फ एक प्रिंसली स्टेट से सिर्फ एक सीट आ रही है, ऐसा बिल्कुल इसका मतलब नहीं था। अगर एक मान लीजिए एक प्रिंसली स्टेट में अगर 20 लाख की पॉपुलेशन है तो वहाँ से 2 सीटें आ सकती हैं। सिमिलरली एक प्रोविंस से मान लीजिए अगर 70 लाख की सीटें हैं तो वहाँ से 7 सीटें आ सकती, 70 लाख पॉपुलेशन है तो वहाँ से 7 सीटें आ सकती हैं। इस तरीके से, यानी पर 10 lakhs यू हैव 1 सीट। सो इस तरीके से 389 सीट्स आई और 296 जो सीट थी वो प्रोविंसेस से आई और जो बाकी रिमेनिंग 93 सीट थी वो प्रिंसली स्टेट से आई। ठीक है। अच्छा, अब प्रोविंसेस में भी देयर वाज अ डिवीजन। जो गवर्नर प्रोविंसेस थे उससे 292 सीट्स थी और जो चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस थे उनसे 4 सीटें थी। चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस क्या, जैसे कि आज के डेट में हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी होता है, वैसे उस समय ब्रिटिशर्स के टाइम पे वहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। ठीक है। तो कौन कौन से थे ये, जैसे कि था हमारे पास अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है। तो ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। अब इसको इस तरीके से समझिए, अब जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ, ये बहुत ध्यान से सुनिए। पहले तो ये कि यहाँ से प्रोविंसेस से जो लोग आ रहे थे वो इलेक्ट होके आ रहे थे और जो प्रिंसली स्टेट से थे वो इलेक्ट होके नहीं, नॉमिनेट होके आ रहे थे। यानी कि जो भी प्रिंसली स्टेट की आप समझ लीजिए कि राजा महाराजा होंगे, वो अपनी मर्जी से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते थे। दैट मीन्स दीज पीपल वे आर नॉमिनेटेड बट नॉट इलेक्टेड। तो जो प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे, आपको बिल्कुल याद रखना है ये कि वो पीपल जो थे वो थे नॉमिनेटेड, इलेक्टेड नहीं थे। उन्होंने कोई इलेक्शन में, उनके लिए कोई इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया गया। अब जो प्रोविंसेस से आ रहे थे वो इलेक्टेड थे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। कैसे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, जो यहाँ के जो कैंडिडेट्स थे वो बेसिकली उस जगह के, यानी उस प्रोविंसेस की प्रोविंशियल असेंबली से आ रहे मेंबर्स जो सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से कोई यहाँ आ रहा था, मतलब वो एक मेंबर को सिलेक्ट करके इन सीटों पे भेजेंगे। और ये जो प्रोविजनल असेंबली के जो लोग थे, आपको पता ही है, वो लिमिटेड फ्रेंचाइज से आए थे। यानी कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि सभी इंडियंस को यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं था। ओनली 10% ऑफ द पीपल दे वेयर अलाउड टू कास्ट देयर वोट्स। ठीक है। तो अब आप समझिए कि पहले तो ये पूरे इंडियंस इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रोविंसेस की जो असेंबली थी उसमें कहाँ से सिर्फ 10% इंडियंस ही वोट देके अपने में से इंडियंस को सिलेक्ट करके यहाँ भेजेंगे प्रोविजनल असेंबली में। ठीक है। अब वो अपने में से सिलेक्ट करके 296 मेंबर्स को भेज रहे हैं इसके लिए, कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन के लिए। तो आप अगेन ये चीज़ याद रखेंगे, जो ये यहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा था वो इलेक्शन ज़रूर था, बट दैट वाज नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन, इनफैक्ट इट वाज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। तो ये इस तरीके से हुआ। एक और चीज़ जो इस इलेक्शन से रिलेटेड है वो था रिजर्वेशन। यहाँ पे जो लोग थे जनरल 3 कैटेगरी में थे, जनरल, मुस्लिम और सिख। तो यहाँ पे मुस्लिम और सिख को रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, इतने सारे लोग हमारे यहाँ 389 मतलब सीट्स थी, उसमें इलेक्शन हुए। अब उसके बाद जब रिजल्ट आया, अब देखिए इसमें मेजर 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। तो यहाँ जब रिजल्ट आया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली। आउट ऑफ दिस दे गॉट दिस मैनी सीट्स। और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली और जो बाकी अदर या इंडिपेंडेंट पार्टीज होंगी उनको कितनी मिली, 15 सीट मिली। एंड इट मेक्स अ टोटल ऑफ 296। ठीक है। कितनी टोटल सीट में इलेक्शन हुआ, 296। बाकी की जो सीट थी 93, ये लोग ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या रीज़न हो सकता है इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने का। देखिए, जो प्रिंसली स्टेट थे उनके जो रूलर्स थे वो अपने यहाँ ऑटोनॉमस थे, उनके पर्टिकुलर एरिया में वो ऑटोनॉमस बॉडी थी, उनका जो स्टेट था। यानी कि वो अपने फैसले, अपने रूल्स खुद उस पर्टिकुलर एरिया में, उस स्टेट में लगा सकते थे, अपना रूल चला सकते थे। ठीक, अपने लॉ बना सकते थे, सारा कुछ वो अपने पर्टिकुलर स्फीयर में कर सकते थे। ठीक है। तो उनको ये बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी इंडिपेंडेंस की, या फिर वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका ये जो राजपाट है वो क्या हो जाए, छिन जाए। तो दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी सीटें आ गई। तो इस तरीके से जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें 296 ओवरऑल सीट थी। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, वो ये, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ना, इसमें बहुत सारे जो यहाँ के जो बड़े लीडर्स थे वो सारे ही लोग उसमें थे, एक्सेप्ट अ वेरी बिग नेम विच इज़
मिस्टर महात्मा गांधी। ठीक है, तो हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ऑल्दो वो एक बहुत बड़े लीडर थे, एक बहुत बड़ा नाम था यहाँ पे, इंडिया के इंडिपेंडेंस में उनका काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। सो नाउ लेट्स सी, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, इलेक्शंस हो गए, तो मैंने आपको बताया दो लोगों ने वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक मुस्लिम लीग ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट्स उनसे काफ़ी ज़्यादा थी, है ना। तो 208 सीट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की और उनसे वो बहुत ज़्यादा थी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और अगर कोई बिल पास कराना है या कुछ रूल बनाना है, तो मुस्लिम लीग वहाँ पे एक बहुत ही छोटी पार्टी थी और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को रोक नहीं सकती थी किसी पर्टिकुलर बिल को बनाने से, है ना। तो मतलब अगर वो चाहती इन मुस्लिम लीग की वहाँ पार्टीशन हो, और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी कि पार्टीशन हो, तो मतलब मुस्लिम लीग को ये लगने लगा कि अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनेंगे भी तो भी हम पार्टीशन नहीं करा सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव बाइकॉटेड दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो एक तो मुस्लिम लीग के लोग नहीं आए और दूसरा जो प्रिंसली स्टेट थे वो लोग नहीं आए। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिमेनिंग कितने बच गए? 211 करीब करीब लोग बच गए उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जो सबसे पहले मीटिंग हुई, अब भाई असेंबली बन गई है, इलेक्शन हो गए हैं, असेंबली बन गई है, तो अब मीटिंग होगी। तो सबसे डेट आपको याद रखनी है। सबसे पहला जो मीटिंग हुआ वो हुआ 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। जुलाई के टाइम पे इलेक्शन हुए थे और उसका रिजल्ट्स वगैरह आने के बाद जब असेंबली बनी है 9 दिसंबर को, इम्पॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। सो फर्स्ट मीटिंग में सिर्फ 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और जबकि 389 के करीब वहाँ पे मेंबर्स थे। मेंबर्स इन द सेंस सीट्स थी, लेकिन अब मुस्लिम लीग और जो प्रिंसली स्टेट उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए सिर्फ इतने ही बचे। नाउ सेकेंड चीज़ है ये कि जो अब भाई कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें एक चेयरपर्सन का, एक प्रेसिडेंट का होना ज़रूरी है ना। तो पहली मीटिंग में इन्होंने कोई किसी मेंबर को इलेक्ट नहीं किया प्रॉपरली, बल्कि जो वहाँ के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको एज अ ऑनर उन्होंने उस पर्टिकुलर डे के लिए प्रेसिडेंट बनाया। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो कार्यवाहक थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद जो है उसके जस्ट 2 दिन बाद, दैट इज 11 दिसंबर को अगेन सेकेंड मीटिंग हुई, और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बनाया गया या चेयरपर्सन बनाया गया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, है ना। नाउ उसके बाद 2 लोगों को उसमें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जो थी HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, तो ये 2 दिन, यानी कि इस दिन क्या हुआ? वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया सेकेंड मीटिंग में, और प्रेसिडेंट को चुना गया। किस चीज़ का प्रेसिडेंट? हम अभी इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं चुन रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है, और वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ जो थर्ड मीटिंग हुई अगेन 2 दिन बाद, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, 9, देन आफ्टर 2 days 11, एंड देन आफ्टर 2 days 13, है ना। 13 दिसंबर को अगली मीटिंग हुई। वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ, और वो ये था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वहाँ पे प्रपोज किया गया, यहाँ सामने रखा गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। कब रखा? 13 दिसंबर 1946। पहले ये समझिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या। तो बेसिकली इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये रेजोल्यूशन में क्या लिखा था कि यहाँ का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली कैसा होगा, किस तरीके का बनेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी, किन के हकों का ध्यान रखा जाएगा। मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि एक फिलॉसफी थी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में होना कैसा चाहिए, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया था, यानी कि अपने इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए यहाँ पे रखा था। लेकिन रखा तो इन्होंने 13 दिसंबर को था, लेकिन जब ये पास हुआ है तो ये 22 जनवरी को पास हुआ है। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को पास हुआ है। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो ये जो डिले हुआ ये एक्चुअली में इसलिए हुआ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो ये चाहते थे कि यहाँ पे बाकी सारे लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो। बाकी सारे लोगों का मतलब आप ये समझ ही सकते हैं कि
इसमें देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और प्रिंसली स्टेट भी नहीं कर रहा था। तो अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ओवरऑल इंडिया के लोगों को साथ लेके चलिए, है ना। सो दैट इज़ द रीज़न वाई अम्बेडकर जी ये चाहते थे कि यहाँ पे बाकी लोग भी आके जुड़े और उसके बाद ये रेजोल्यूशन पास हो, ठीक है। तो खैर बाकी लोग तो इस समय तक तो आके नहीं जुड़े और ये रेजोल्यूशन कब पास हुआ, 22 जनवरी 1947 को ये रेजोल्यूशन पास हुआ। आपके लिए ये याद रखना जरूरी है। इसको प्रेजेंट किसने किया था, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। नाउ देखिए अभी तक तो इसमें कोई जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे करके प्रिंसली स्टेट्स अब इसमें जुड़ने लगे। तो 28 अप्रैल को इसी साल 1947 में 28 अप्रैल को 6 प्रिंसली स्टेट आके इसमें जुड़ गए, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। उसके बाद अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट आई जो कि 3 जून की थी, 3 जून 1947। आपको याद होगा इस दिन माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान लाया था। अब इस चीज़ को रिलेट करिए कि अब जब पार्टीशन प्लान आ चुका है, इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं था कि मुस्लिम लीग सिर्फ उन एरियाज से खड़े थे जहाँ पे आज का पाकिस्तान है, नहीं, मुस्लिम लीग के लोग आज के इंडिया वाले पार्ट से भी अपनी सीट पे खड़े हुए थे। तो जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया वो तो अब यहाँ पे सीट पे आ नहीं सकते हैं ना, वो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो मेंबर्स, वो मुस्लिम लीग के मेंबर्स जो यहाँ इंडिया से खड़े थे मुस्लिम लीग की तरफ से, वो तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनेंगे ना। तो आफ्टर दिस 3 जून के बाद से जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो भी आके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जुड़ने लगे। तो अब इन टोटल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 लोग आ चुके थे। हमने स्टार्ट किया था 211 से, और अब इसमें क्योंकि प्रिंसली स्टेट भी आके इन्वॉल्व हो गया और मुस्लिम लीग के वो मेंबर्स जो हमारा इंडिया में अब इलेक्शन लड़ रहे थे, इंडिया वाले प्रोविंसेस में इलेक्शन लड़ रहे थे, वो आके इन्वॉल्व हो गए। सो वी हैव गॉट अ टोटल ऑफ 299 इन अवर असेंबली, ठीक है। अब ये जो असेंबली बनी थी ना, इसके 2 काम थे। इसका काम 2 क्या था, सबसे पहला काम और सबसे मेन काम तो यही था कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए थी, फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अदर देन दैट इट हैज गॉट वन मोर फंक्शन, एंड व्हाट वाज दैट, दूसरा फंक्शन था टू लेजिस्लेट, यानी कि यहाँ पे लॉ भी बनाना था। हम कैसे अपने पार्लियामेंट में यहाँ आज की डेट में इंडिया में लॉ बनाते हैं ना, पार्लियामेंट में क्या होता है, लॉ बनाने का काम होता है, टू लेजिस्लेट, है ना। सो दूसरा काम क्या था, टू लेजिस्लेट, यानी कि लॉ बनाने का, ठीक। तो होता ये था कि ये दोनों जो असेंबली है, जब वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करती थी तो उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे, या उसके जो प्रेसिडेंट रहते थे उस कमिटी के, उस असेंबली के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते थे। और जिस दिन ये अलग अलग दिन मीटिंग हुआ करती थी, ठीक है, और जिस दिन ये टू लेजिस्लेट यानी कि लॉ बनाने के लिए जिस दिन मीटिंग होती थी, वहाँ पे जीवी मावलंकर जी इसको हेड करते थे या इसके प्रेसिडेंट होते थे इस पर्टिकुलर असेंबली के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 2 अलग अलग काम करती थी ये असेंबली, लॉ बनाने का और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है तो उस दिन उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे हैं, और जब वो लेजिस्लेट कर रही है तो उनको जीवी मावलंकर जी हेड कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि ये असेंबली हमारे लेजिस्लेचर का काम करती थी, हम इसको फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया कहते थे, ठीक है। तो अगर पूछा फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया हम किसे कह रहे थे, तो किसको कह रहे थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, क्योंकि वो इनिशियली इसी असेंबली ने लेजिस्लेट करने का काम शुरू किया, ठीक है। अदर देन दिस, यानी कि ये 2 काम के अलावा भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ और काम किए हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला है रेटिफाई इंडियन मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ नेशन। देखिए आपको पता है, मैंने पिछले क्लासेस में बता रखा है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जब 1947 का एक्ट आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उन्होंने कहा था कि जब आज़ादी के बाद इंडिया और जो पाकिस्तान 2 डोमिनियन में डिवाइड हो गए थे, वो अपने विल पे कॉमनवेल्थ नेशन में रहना चाहते हैं तो रहें, और नहीं रहना चाहते हैं तो ना रहें, ठीक है, वो उनकी अपनी विश होगी। तो इंडिया ने क्या किया कि अभी भी वो कॉमनवेल्थ का नेशन है ना, तो इंडिया ने अपनी एक तरीके से मंजूरी दे दी, ऑफिशियली ये बता दिया कि नहीं, हम कॉमनवेल्थ नेशन में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये क्या किया, रेटिफाई दी इंडियन मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ नेशन। दूसरी चीज़, इन्होंने कुछ चीज़ें अडॉप्ट की, और वो क्या, सबसे पहले नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। डेट आपको याद रखनी है, वो है 22 जुलाई 1947, है ना। हमारे आज़ादी से लगभग 1 महीने पहले करीब मान लीजिए 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो कि है
24 जनवरी 1950 की, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, इस दिन हमारे यहाँ क्या क्या काम हुए? सबसे पहले तो हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, उसके बाद नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया, और उसी दिन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने भारत का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया हमने, मतलब कि उस असेंबली के थ्रू वो वहाँ पे क्या हुए, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, फ्री इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 3 काम हुए 24 जनवरी 1950 को, 3 काम हुए, अडॉप्टेशन ऑफ नेशनल एंथम, अडॉप्टेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग, एंड वी हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज आल्सो इलेक्टेड मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, नाउ इस दिन ऐसा क्या हुआ था, एक्चुअली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो 24 जनवरी 1950 को ये फाइनल सेशन था, और उसी दिन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरा तैयार हो चुका था। तो अब हम देखते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल कितना टाइम लगा। तो उसे कितना टाइम लगा बनने में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, इतना लंबा टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो ये, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 60 कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज किया गया, उनको देखा गया, उनको पढ़ा गया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 64 lakhs का खर्चा आया। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ और पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।